आज की क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना, जिसे हम कहते हैं NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आइए देखते हैं NAPCC क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना NAPCC की शुरुआत 2008 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदाय के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसके मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूकता फैलाना था या जागरूकता पैदा करना था। NAPCC के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। कितने? 8, जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आइए जानते हैं ये 8 मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय अस्थायी निवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमन हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। NAPCC निम्नलिखित सिद्धांतों पर निर्देशित है, जैसे विकास के माध्यम से समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना जो समावेशी और सतत विकास रणनीति है, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देने वाले गुणात्मक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास प्राप्त करना, बड़े पैमाने पर और त्वरित गति से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करना, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार के नए और नवीनतम रूपों को तैयार करने के लिए विनियामक और स्वैच्छिक तंत्र का निर्माण करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नागरिक समाज और स्थानीय सरकारों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संबंधों का उपयोग करके जीवन योजनाओं को प्रभावी बनाना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत वैश्विक IPR शासन द्वारा समर्थित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषण द्वारा सक्षम किए गए डेटा और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, साझाकरण और हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आमंत्रित करना। अब इसके जो 8 मिशन थे, उस मिशन के अंतर्गत हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। ये 2010 में लॉन्च किया गया था और इसकी टारगेट थी कि 2030 तक कोयला आधारित थर्मल पावर को हटाकर यहाँ पर थर्मल पावर को हटाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। 2010 में कोयला को हटाने का जो थर्मल पावर का था कोयला आधारित, वो 2030 तक था। 2022 तक ग्रिड अनुरूपता और समानता प्राप्त करने का इसका लक्ष्य था। इसका उद्देश्य था कि ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, जैसा कि नाम से ही लगता है, नेहरू सौर मिशन था ये। दूसरा इसका था, इसका कार्य और लक्ष्य देखते हैं क्या क्या था। पहले से ही सीधा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और ऊष्मायन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इमारतों में सौर वाटर हीटर को अनिवार्य करना, सुदूर गांव के विद्युतीकरण कार्यक्रम के द्वारा बिजली से वंचित गरीबों को बिजली प्रदान करने के लिए एक ऑफ ग्रिड समाधान के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करना। जैसे बहुत से गांव या फिर पहाड़ों पे बसे हुए शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे बिजली मुहैया कराना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे जगहों पर सोलर उपकरण हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। सौर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए स्थितियों का निर्माण करना और पहले से ही चल रहे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करना। इनका अंतिम उद्देश्य भारत में एक सौर उद्योग विकसित करना है जो सौर ऊर्जा के प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पुनः जीवाश्म ईंधन के रूप में विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। यह उम्मीद है कि तीसरे चरण अर्थात 2022 के अंत तक भारत को 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करनी चाहिए। 2022 के अंत तक कितना? 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा। संक्षेप में भारत के NAPCC मिशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम देखें कि यहाँ पे 8 मिशन था। राष्ट्रीय सौर मिशन था, ऊर्जा दक्षता मिशन था, टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन था। ये जो टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय मिशन था, इसके अंतर्गत हमें इसका जो उद्देश्य था ये था कुशल वाहनों की ऊर्जा खरीद को प्रोत्साहित करना, उसके लिए मूल्य का निर्धारण करना, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का विस्तार, ऑटोमोबाइल ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के परिवर्तन को मजबूत करके शहरी नियोजन के मौलिक तत्व के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना
और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। NAPCC रिसाइकलिंग और कचरा प्रबंधन पर भी जोर देता है, ये पॉइंट याद रखें। राष्ट्रीय जल मिशन का था कि जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी को दूर करने के लिए NAPCC मूल्य निर्धारण और अन्य तरीकों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20% की सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया था। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र, इसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने को से रोकना और क्षेत्र के जैव विविधता की रक्षा करना है। हरित मिशन था, इसके अंतर्गत वन क्षेत्र में 23 से 33% की वृद्धि करने का लक्ष्य था और 6 हेक्टेयर मिलियन जो अवक्रमित वन भूमि को था उस पर पुनः वन को लगाने की योजना थी। सतत कृषि मिशन थी, जिसके अंतर्गत कृषि प्रथाओं, जलवायु के लचीला फसलों के विकास और कृषि जलवायु अनुकूलन में सहायता के लिए मौसम बीमा तंत्र के विस्तार को बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन था। रणनीति एक नए जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोष, बेहतर जलवायु मॉडलिंग और जलवायु विज्ञान प्रभावों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की मांग करती है। इसके अतिरिक्त यह निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का समर्थन करता है जो अनुकूलन और समन के समाधान बनाने के लिए उद्यम पूंजी धन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं जो इससे जुड़ी हुई है। जैसे NAPCC निम्नलिखित सहित मतलब जितने भी नीचे में इसमें कुछ परियोजना भी चल रही थी। ये परियोजना कौन कौन सी थी? वो निम्नलिखित परियोजनाएं थी, वो देखते हैं कौन कौन सी थी। बिजली का उत्पादन था, सरकार को अक्षम कोयले से चलने वाली बिजली स्टेशनों को बंद करने और सुपर क्रिटिकल और एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र IGCC प्रौद्योगिकी के अध्ययन और विकास के लिए धन की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2003 तक, ये 2003 है। 2003 का विद्युत अधिनियम और 2006 का राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा अक्षय स्रोतों से ग्रिड आधारित बिजली का 1% खरीदा जाना आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण था, ऊर्जा खपत करने वाले बड़े उद्यमों को 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत ऊर्जा ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, ये याद रखें। ऊर्जा अधिनियम जो था 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रभाव था, कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बीमारियों के बढ़ते बोझ का निर्धारण करना था। इसकी कार्य योजना जो थी, कार्यान्वयन, ये था जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद को प्रत्येक मिशन के लिए उद्देश्यों, कार्यान्वयन योजना, समय सारणी और निगरानी और मूल्यांकन मानदंड को परिभाषित करने का निर्देश दिया गया है। परिषद प्रत्येक मिशन के परिणामों के नियमित मूल्यांकन और सारांश के लिए भी प्रभारी होगी। प्रगति को मापने के लिए टाले गए उत्सर्जन और अनुकूलन लाभों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त मीट्रिक और प्रतिक्रियाएं स्थापित की जाएगी। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सम्मेलन की शुरुआत 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसे मानव पर्यावरण पर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों के सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं ब्रूटलैंड रिपोर्ट, जिसका टैगलाइन था हमारा सामान्य भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखें, आवर कॉमन फ्यूचर इसका टैगलाइन था, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर कब आई थी? 1987 में। सतत विकास का विचार दिया, ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट ने क्या किया? सतत विकास का विचार दिया। सतत विकास का विचार किसने दिया था? ब्रूटलैंड ने दिया था, जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने माना कि पर्यावरण संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए गरीबी में कमी, लिंग समानता और धन पुनर्वितरण के रूप में मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण था। ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने यह भी माना कि पर्यावरण संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए गरीबी में कमी, लिंग समानता और धन पुनर्वितरण के रूप में मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण था। अब आइए देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या जिसे हम अर्थ समिट या जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCD को पृथ्वी सम्मेलन के रूप में
जाना जाता है। यह कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील के रियो शहर में। 190 से अधिक देशों ने राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपना योगदान देने के आयोजन में भाग लिया। अनुवर्ती के रूप में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन रियो 10 को 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ये याद रखें, रियो 10। देखिए 1992 में ये स्टार्ट हुआ था, तो इसमें क्या किया गया? अगर हम 10 ऐड कर देंगे, 1992 था ये मान लीजिए, इसमें क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2002। तो रियो 10 क्या था? जो 10 वर्ष के बाद हुआ उसको रियो 10 कहा गया था। जो इसके बाद 2002 के बाद फिर 10 वर्ष बाद हुआ तो वो 2012 में हुई थी, उसको रियो 20 कहते हैं। तो रियो 10 हो गया 2002, रियो 20 हो गया 2012। और रियो 10 जो था 2002 में कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अब आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन भी रियो में आयोजित किया गया था। इसे सामान्यतः रियो 2001 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 भी कहा जाता है। यहाँ जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी वह हैं जहरीली घटकों के उत्पादन की जांच करना, जैसे कि गैसोलीन में लेड या रेडियोधर्मी रसायनों सहित जहरीले अपशिष्ट की जांच करना, जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं उन पर विचार करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज सामने आए थे, जैसे रियो घोषणा पत्र, भविष्य में सतत विकास देशों का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांत था। एजेंडा 21, यह सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी। यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संगठनों और दुनिया भर की व्यक्तिगत सरकारों के लिए एक कार्रवाई एजेंडा है जिसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर क्रियान्वित किया जा सकता है। एजेंडा 21 में 21वीं सदी को संदर्भित करती है। एजेंडा 21 में जो 21 है ये 21 क्या संदर्भित करती है? 21वीं सदी को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना है। एजेंडा 21 पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्वयं का स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। वन सिद्धांत, सभी प्रकारों के वनों के संरक्षण और सतत विकास पर गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। फिर आते हैं रियो घोषणा पत्र। रियो घोषणा पत्र जिसे रियो +10 अभी बताए थे, या रियो +10 1992 में रियो हुआ था, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 2002 हो जाता है, जिसे हम रियो 10 के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यह एजेंडा 21 के पूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख करता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित करना है। यह रियो शिखर सम्मेलन 10 वर्ष का अनुवर्तन था। उसके बाद रियो 2012 ने पिछले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की गई राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए पुष्टिकरण की मांग की है। एजेंडा 21 में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करके अगले 20 वर्षों के लिए वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित किया है। याद रखें कितने? अगले 20 वर्षों के लिए। यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का 20 वर्ष का अनुवर्तन का था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED कहा जाता है। जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 को सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन UNCSD कहा जाता है। शिखर सम्मेलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर एक समझौता था, जिसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता हुआ था। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लें। 2 कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते थे। कितने समझौते थे? 2, जिन पर शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। पहला था जैव विविधता सम्मेलन, जिसको CBD कहते हैं, कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को UNCCD कहा जाता है। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, हमने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि थी। यह 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर बातचीत हुई थी कि वर्तमान में इसकी सदस्यता 197 है।
यह प्रोटोकॉल नामक उन महत्वपूर्ण संधियों की बातचीत के लिए रूपरेखा प्रदान करता है जिसका उद्देश्य किसी भी देश द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करना है। यूएनएफसीसी का उद्देश्य मानव जनित कारकों के कारण जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी प्रोटोकॉल्स और सम्मेलन हैं उसे कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।